गुड मॉर्निंग। और अभी हम ग्रुप में पीछे थे तो बाहर बोलना चाहते हैं कि कुछ खान के बहुत ही दिल जान सब कुछ लगा देते उसे पाने के लिए। क्या ये बात सही है? अच्छा, ऐसा सही बोलना पड़ता है। पीछे वाले भी अगर आपने ठान लिया कि क्राउन बनना है, जो भी सर बुला रहे थे 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाने हैं, तो क्या आप उसे पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे? चलिए, तो बिल्कुल सही जगह हूँ मैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय मेरा नाम सुनील सिंह है। प्रयागराज के बहुत छोटा सा गाँव के बीच में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और मुझे इस स्कूल में आने वाली मेरी जन्मदाता भी इसी हॉल में मौजूद है। तो मैं चाहूँगी एक बार तुम सबके लिए जोरदार तालियां। सोया हुआ भाग्य जाग जाए तभी आपको ये इंडस्ट्री समझ में आएगी। अदरवाइज ये इंडस्ट्री समझ में नहीं आए। यस और नो? यस और नो? यस। तो अभी ऊपर वाले ने ये डिसाइड किया है कि जितने पहुंच गए हैं पहले इनका जीवन बदलेगा, बाद में जो बात में आएंगे उनका। आप सभी लोग ब्लेस्ड हैं कि आज आप तमाम तरह के चैलेंजेस के बाद बहुत सारा काम रहा होगा, दूसरी होगी बाइक में कुछ और काम बोला होगा, कई सारे कामों के बावजूद अगर आप इस हॉल तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ डिसाइड किया है, वो आपको कुछ देना चाहता है। आप देने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दूं। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो परिवार मिडिल क्लास लोअर क्लास में बहुत बार स्विच करता रहा। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए, और एक बिजनेस को अपने रास्ते में ही सर ने जहाँ से कारपेट खरीदी, मेरे घर में मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरे घर में कारपेट का बिजनेस होता था, और उसके वर्कर्स भी भदोई से जाते थे। किसी कारण से बिजनेस में लॉस हुआ, वो काम बंद हो गया, वर्कर्स छोड़ के चले गए, काम बंद हो गया। तो मेरे घर में बहुत सारी कारपेट बाद में भी पड़ी हुई थी जो बिक नहीं पाई किसी कारण से। अब इन सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कि कुछ बिजनेस को करने के लिए मेरे फादर ने बैंक से लोन लिया, और वो लोन बिजनेस करने के लिए लिया था कि बिजनेस करेंगे खूब फायदा होगा और लोन चुकाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोन तो ले लिया, बिजनेस घाटे में चला गया, लेकिन बैंक का जो लोन था उसका इंटरेस्ट हर साल हर महीने बढ़ता रहा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और जब बैंक का लोन ज्यादा हो जाता है, जो मूलधन होता है उससे भी डबल ट्रिपल हो जाता है, और आप लगातार अपना पे नहीं कर रहे होते EMI, तो बैंक वाले आपके घर वसूली के लिए आते हैं। किसी के घर कभी आए वसूली के लिए? किसके किसके घर आए? अच्छा, इधर कोई है? आपके घर आए, आपके घर आए, पीछे भी किसी के घर आए? बैंक वाले वसूली के लिए आते थे या अकेले नहीं आते? नहीं, पुलिस वाले भी आते हैं साथ में। बैंक वाले को रहते हैं, साथ में पुलिस वाले भी आते हैं। तो हमारे घर ऐसा होने लगा था कि मार्च अप्रैल में जब वसूली का समय होता था तो बैंक वाले आते थे और साथ में पुलिस वालों को लेकर आते थे। और गाँव में कुछ ऐसा कल्चर है कि जब जीप गाँव में घुसती है तो वो अकेले नहीं आती है, गाँव के लोग भी उस जीप के साथ साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं, वो ये देखने के लिए कि जीप किसके दरवाजे रुकने वाली है। ये सब लोग तमाशा कहाँ पे होने वाला है, और वो तमाशा अक्सर हमारे ही घर में होता था, गाँव में और जगह भी होता था। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन वो टाइम बहुत टफ था हमारे लिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को सबसे ज्यादा चिंता होती है सम्मान की। ये सब लोग, और अगर पुलिस वाले आपके दरवाजे पर आते हैं वसूली के लिए तो ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। उन लोगों को रोकने के लिए जो एक काम मेरे पेरेंट्स ने किया, उनके पैसों को चुकाने के लिए रिश्तेदारों से पैसे लिए। अब रिश्तेदारों से लेकर बैंक का कर्जा तो निपटा दिया गया। अब यहाँ दिक्कत ये आई कि बैंक वाले को साल
जाते थे, घर पर आने के बाद भी वो कोचिंग पढ़ाते थे। इतना टाइम नहीं था कि वो बैठ के आराम से लंच कर सके, इतना टाइम उनके पास कभी नहीं था। सुबह 4 बजे से शुरू होती थी, रात 11-12 बजे रात तक वो काम करती थी, बाहर का भी और घर का भी। पापा के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा थे। एक ही बात समझ में आ रही थी, जो बच्चे आते थे उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं 7th क्लास में थी जब मैंने पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू किया। बच्चों को पढ़ाई समझ में आई। गार्जियंस ने बोला मम्मी से आकर के, अगर आप नहीं आ पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है, जब वो भी पढ़ाएगी तो दिक्कत नहीं है। और उस समय मुझे 2 चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। एक तो वो जो टीचर बच्चे आते थे वो मैम बोलते थे, आपको अच्छा लगता है? और देखिए इस इंडस्ट्री में जितनी रिस्पेक्ट मिलती है उतनी कहीं नहीं मिलती है। अभी आप इस हॉल के बाहर जाएंगे, किसी को ए ओ ऐसा करके बुलाएंगे, लेकिन यदि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है तो आप शुरुआती सर और मैम से करते हैं, सर नो? तो डे 1 से प्रमोशन हो जाता है। आपको सर और मैम बोलते हैं तो अच्छा लगता है सुनने में। और कितनों को तो लाइफ में कभी किसी ने सर और मैम नहीं बोला होगा, जीवन में कभी नहीं। पहली बार कहाँ बोला गया? प्रेस्टीज में आने के बाद। अपने सिग्नेचर बनाने में अच्छी लगती थी। स्टूडेंट कॉपी लेकर आता था, जो वो कहता था कि साइन करना होता था, चेक करना होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो बचपन से इज्जत मिलनी शुरू हुई। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक ही करियर डिसाइड किया था कि टीचर बन जाना वो अच्छा है, और ज्यादातर लड़कियों के लिए यही करियर पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं। यस और नो? यस। टीचर बन जाओ, सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, सुरक्षा है, सम्मान है, और इतना तो कमा लोगे कि अपना खर्चा चला लोगे। लड़कियों के लिए एक बात जो हमारी मानसिकता हमारे समाज की है, इतना कमाओ कि अपना घर चला लो। यस, या अपने खर्चे पूरे कर लो। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ओ लेवल में एडमिशन के लिए पैसे मिले थे। बहुत पीछे बैठकर मैंने इस तरह के एक माहौल को देखा, और जब मैं इस तरह के सेमिनार में आई तो एक डिसीजन लिया था कि करियर बनाना है तो इस इंडस्ट्री में बनाना है, इसके बाहर नहीं बनाना। ये डिसीजन लेने का कारण बना यहाँ पे लीडर्स जो थे, सफल लीडर, उनको मिलने वाला सम्मान। इस हॉल के अंदर लोग तालियां बजा रहे थे, एक्साइटेड थे, पैसे भी कमा रहे थे, सम्मान भी मिल रहा था। लेकिन अभी इस हॉल के बाहर जाकर देखना लोगों का जीवन कैसा है। यस और नो? लोग एक दूसरे की सफलता पे ताली नहीं बजाते, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे को गिराने के बारे में सोचते हैं। डिसीजन लिया कि मुझे इस बिजनेस में करियर बनाना है। घर में नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, उस पैसे से मैंने ज्वाइन किया सिस्टम को और इस इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। बहुत सारे लोग इस हॉल के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन अभी जो व्यक्ति उन्हें लेके आया, जो वो बोलेगा कि सर समझ में आया, 4 स्पीकर को आपने सुना है, आर्मी पर्सन को भी सुन लिया, प्रोफेसर को भी सुन लिया, एमबीबीएस डॉक्टर को भी सुन लिया, अब तो डिसीजन लेने का समय आ गया है। चलिए डीएलसीबी चल के ज्वाइन कराते हैं, तो बोलता है पहले पापा से पूछ लूं, पहले मम्मी से पूछ लूं, वाइफ बोलेगी हस्बैंड से पूछूं, हस्बैंड बोलेगा वाइफ से पूछूं। यस और नो? ऐसी कहानी चलती है। आप अपना घर जमीन लिखने जा रहे हैं, जायदाद किसी के नाम करने जा रहे हैं कि मम्मी पापा से पूछेंगे। आपने इस मीटिंग को अटेंड किया है तो डिसीजन कौन ले सकता है? आप खुद ले सकते हो। आपके पापा अगर इस मीटिंग में नहीं है तो क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? क्या वो आपको सलाह भी दे सकते हैं? वो आपको सलाह भी नहीं दे सकते, क्योंकि इतने सारे सफल लोगों को आपने सुना है। लेकिन हम मूर्खता करते हैं, बेवकूफी करते हैं, उन लोगों से सलाह ले लेते हैं जिन्हें वेस्टीज का भी नहीं पता। यस और नो? तो सबसे पहली चीज, अगर आज ये बिजनेस आपको समझ में आ जाए, कितने लोग पहली बार आए हो आज? पहली बार, जिन्होंने भी ज्वाइन भी नहीं किया, उठाए ना भाई, इतना हैवी तो है, आपका हाथ नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जोरदार। कितने सारे लोग हैं जो पहली बार आए हैं। अगर वेस्टीज में किसी भी एक स्पीकर की भी बात समझ में आ जाए तो प्लीज ये मत बोलना कि जब किसी लड़की को प्रपोज किया था तो पहले पापा से पूछा था कि मम्मी से पूछा था, किसी से पूछ के प्रपोज किया था। अच्छा सोचो कि कोई बैंक रॉबरी करने जा रहा है, कह रहा पहले मैं घर में फोन करके पूछूं कि रॉबरी करूं या नहीं करूं। तो दुनिया के आधे क्राइम तो ऐसे ही रुक जाते हैं। यस और नो? तो क्राइम करते समय परमिशन नहीं लेते हैं, वेस्टीज ज्वाइन करते समय परमिशन लेने की जरूरत है क्या? ये दुनिया का सबसे पवित्र काम करने जा रहे हो, घर के प्रोडक्ट बदलने जा रहे हैं, इसके अलावा कोई पूंजी या कोई इन्वेस्टमेंट या घर को आप बेचने नहीं जा रहे, जायदाद किसी के नाम नहीं करनी है। यस और नो?
घर के छत से ऊपर से उड़ते हुए देखा। मुझे हमेशा ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतनी बड़ी प्लेन में छोटी सी प्लेन, क्योंकि जब आप छत से देखते हो तो प्लेन कितनी छोटी दिखती है, बहुत ज्यादा, तो उस प्लेन में लोग कहाँ से घुस जाते होंगे, क्योंकि वो पूरी पैक्ड दिखती थी। और मुझे समझ में नहीं आता था कि प्लेन में बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जो भी तब एरोप्लेन में कभी भी उन्होंने एयरवेज ट्रैवल नहीं करी है। एक फ्लाइट तो सबसे पहले यही शुरू करो। अभी बहुत सारे लोग हैं, ये एक कारण हो सकता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि आप लोग भी मेरे जैसे। मैंने जीवन में कभी भी एरोप्लेन को छू कर भी नहीं देखा था। वेस्टीज में आई, पहली बार जब एरोप्लेन में बैठी और जब वो प्लेन उड़ा और वो और ऊंचाइयों पे गया, तो मैंने ऊपर वाले को कहा थैंक यू सो मच गॉड। जिन लोगों ने मुझे मना किया था, मैंने अच्छा वो उनकी बात नहीं सुनी। अगर उनकी बात मान लेती तो आज इस एरोप्लेन में नहीं। और एक नहीं, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, स्टार क्रूज, थाईलैंड 2 बार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर एक सामने उत्तम सर आपको दिख रहे हैं, विवेक सर दिख रहे हैं। एक बार दोनों की जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। पहला ट्रिप इंडोनेशिया, ये देखिए इंडोनेशिया में एक बीच है जहां पर हमें घुमाया गया था। वहां पर खूब सारे बलून्स लगे थे और उन सारे बलून्स पे वेस्टीज लिखा हुआ था। पानी में लोग भीग रहे थे। जब किनारे आते थे तो पूरे बीच को वेस्टीज ने बुक कर रखा था। हर जगह डीजे लगे हुए थे, म्यूजिक चल रहा था, लोग भीगे हुए आते थे, डांस करते थे। खाने पीने के इतने सारे स्टॉल लगे थे कि आपको जो भी मन करे आप खा सकते और पी सकते हैं। इतना मजा मुझे तो लग रहा था कि इंडोनेशिया में हम होली मना रहे हैं। म्यूजिक भी चल रहा है, भीग भी रहे, डांस भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। स्कूबा डाइविंग, जिसकी सर ने अभी बात करी, स्कूबा डाइविंग, समुद्र के अंदर जाना जहाँ पे आसपास मछलियां हैं, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लाद देते हैं। और जब आप ऊपर होते हैं तो जो आपका कोच होता है वो आपको पहले ट्रेनिंग दे देता है, आपको बताता है कि क्या क्या करना है। तो कहता है अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो ओके, कुछ भी गड़बड़ है, ऊपर आने का मन करे तो, ये 3 चीज उसने सिखा दी सबको। अब जब वो अंदर लेके मुझे गया तो सबसे पहले पानी के अंदर जाते ही भूल गए कि उसने क्या सिखाया। सबसे पहले वो भूल गई कि बोला क्या था, सिखाया क्या था। और जो उसने मुझे गॉगल पहनाया था वो बहुत ढीला हो गया। तो जब गॉगल ढीला होता है तो पानी आंखों में जाना शुरू हो गया। अब जब पानी जा रहा है, आंख में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं ऊपर जाने लगी। तो जो मेरे साथ मेरा कोच गया था वो सोचा इसे डर लग रहा है, ये ऊपर भाग रही है, उसने मुझे नीचे खींचा। मैंने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर उसने दोबारा भी मुझे नीचे खींच दिया, हाथ पकड़ के जोर से नीचे खींचा। अब तीसरी बार बात वही थी, मरता क्या ना करता, ये सुनो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के उसके कंधे पे जोर से लात मारी और मैं पानी के बाहर आ गई। और जब मैं बाहर आई तो थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे वो भी आया और बोलता है विवेक सर से इनको डर लग रहा है। मैंने कहा सर मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे आंखों में बहुत ज्यादा पानी जा रहा है। तो फिर मेरा गॉगल चेंज हुआ और जब मैं दोबारा गई 15 मिनट तक जलपरी की तरह पानी के अंदर, अगल बगल खूब सारी कलरफुल फिशेस, बहुत सारी मछलियां, कितना मजा आ रहा था। सोचिए, कल्पना करिए। यस और नो? आप करना चाहते हैं स्कूबा डाइविंग? तो यहाँ नहीं कर पाओगे, वेस्टीज करना पड़ेगा। वेस्टीज करना पड़ेगा, तभी आप स्कूबा डाइविंग का मजा ले सकते हैं। इसके बाद दुबई, जो सर ने अभी बताया, आपने वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस एक्टिविटीज के बारे में सुना है? वर्ल्ड की सबसे मोस्ट डेंजरस एक्टिविटी कौन सी होती है? बंजी जंपिंग और रोलर कोस्टर और स्काई डाइविंग भी होती है, होती है बहुत सारी। और उसमें से एक जो मैम ने बताया, रोलर कोस्टर, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी। हम लोग पहुंचे दुबई में हमें फरारी वर्ल्ड घुमाया गया। अब जब हम फरारी वर्ल्ड में पहुंचे तो फरारी वर्ल्ड के अंदर एक जहां पर एक्टिविटी हो रही थी, तो हमने पहले लोगों को जाकर देखा, लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बहुत ज्यादा लोग चिल्ला रहे थे। मुझे लग रहा है मजा ज्यादा आ रहा है इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। गए लाइन में लगे और वो लोग फॉर्म पहले साइन करना पड़ते हैं। जैसा लोग फॉर्म साइन करवाया,
निकलता है, क्या निकलता है, हैंडल टाइप का। वो हैंडल निकला, उसने आपके एक हाथ को लॉक कर दिया, फिर दूसरे हाथ को लॉक किया, फिर पूरी कमर को बांध दिया, फिर दोनों पैरों को बांध दिया, फिर एक पीछे से आया, गर्दन भी बंध गई। और जब पूरी तरह से हम बंध गए तो मुझे बात समझ में आने लगी कि लग रहा है मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है, ये कुछ गलत जगह पर आके बैठ गई हूँ। एक गॉगल भी पहना दिया गया था। जब इतनी सारी चीजें हो गई, ना हिल सकते थे ना कुछ कर सकते थे, बस जैसे थे वैसे रोबोट की तरह में बैठे रहना था। अब वो जब झूला चला, वो राइड चली, थोड़ी देर के बाद 2 से 2.5 मिनट की राइड होती है, गूगल पे जाके देख लेना, रोलर कोस्टर। 2 से 2.5 मिनट की राइड में ऊपर की सांसें ऊपर, नीचे की सांसें नीचे, सारे भगवान एक साथ याद आ गए। सारे लोग अपने मन में मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सारे लोग। मुझे लगा भगवान अगर यहाँ पर कुछ भी हो गया तो बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ जाके गिरेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है, और घर वालों को डेड बॉडी भी नहीं मिलनी है। इतनी खतरनाक, इतनी स्पीड में ऊपर नीचे अप डाउन तिरछा मिर्छा करके जैसे ही वो राइड आके रुकी, हमारी सांसों में सांस आई, गिरते पड़ते बदहवासी में सब बाहर आए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सारे लोग पूरी तरह साइलेंट। अगला जो नंबर लगा था, जो लोग लाइन में थे, उन्होंने पूछा कैसा, मैंने कहा जबरदस्त, जरूर करना, और एक बार जरूर करना, एक बार रोलर कोस्टर की राइड आप लाइफ में जरूर करिएगा। और ये हमने किया था दुबई में। इसके साथ ही साथ एक मस्जिद में हमें विजिट कराया गया था, जहाँ पर 40,000 लोग एक साथ बैठ कर नमाज कर सकते हैं। और वहाँ पर हमको एक बलिया का लड़का मिल गया। हम लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे थे, तो चेहरा भी कुछ मिल रहा था, तो हमें भी ऐसा लगा कि अपना वाला है, और उसे भी ऐसा लगा कि ये तो अपने वाले हैं। अब उसने हमें देखा, स्माइल किया, उसे बुलाया। मैंने पूछा कहाँ से हो, वो तो इंडिया से ऐसा लग रहा है। उसने कहा यूपी के हैं, बलिया के हैं। मैंने कहा यहाँ पे क्या काम करते हो, तो पता चला कि झाड़ू पोछा का काम करता है। सैलरी कितनी, 25,000। लोग 20,000, 25,000, 50,000 के लिए अपने घर वतन को दूर छोड़कर बहुत दूर बसे हुए हैं। ये सुन लो, अगर पहली सैलरी मिली होगी तो किसके साथ सेलिब्रेट किया होगा, सोचो। कोई था? अगर कभी फीवर हुआ होगा, तबीयत खराब हुई होगी, तो किसने उसका सर दबाया होगा? ये सुन लो, लोग कितना बड़ा त्याग कर देते हैं। 20, 25, 30,000 के लिए लोग अपनी दुनिया छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, वेस्टीज में आने से पहले मुझे लगता था कि अगर आप लाख रुपए कमाना चाहते तो आप इंडिया में रहकर नहीं कमा सकते। आप 2-3 लाख रुपए, हाँ, अगर आप एक्टर नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, तो आपके लिए लाख रुपए कमाना तो कमा ही नहीं सकते, आपको देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज ने ये साबित किया है कि आपकी जो मैक्सिमम पोटेंसी है, इस प्लेटफॉर्म की जो मैक्सिमम पोटेंशियल इनकम है, वो है 1 करोड़ 61 लाख। 1 करोड़ 68 लाख रुपए 1 महीने में कमा सकते हो। या सुन लो, इतना कम है? इतना कम तो नहीं है अभी। पहले 1 करोड़ 68 तक तो सब पहुंच सकते हो ना। अगर एक व्यक्ति चांद पर पहुंचा तो इसका मतलब पहुंच तो सारे लोग कर सकते हैं, बशर्ते हम ये पता करें कि उसने किस प्रोसेस से वो सफलता पाई है, और उस प्रोसेस को हम फॉलो करना शुरू कर दें। या सुन लो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिप की अगर मैं बात करूं, थाईलैंड। एक बार बाली सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। दिल्ली एयरपोर्ट पे शिप चलता था, पूरी रात शिप चलता था, लेकिन कोई भी किनारा नहीं दिखता था, ना कोई पर ना परिंदा। ऐसी जगह चले गए थे, चलते हुए जहाज में, दिन रात सुबह शाम। सुबह उठे तो अरे हम तो जहाज पर हैं, पानी ही पानी। रात में सो रहे, पानी ही पानी। बड़ा सा चांद दिखता था फिर, और हवाएं बहुत जोर से चलती थी। और जाने से पहले स्कूटी की चाबी पापा को देके जाती, और बोलती थी पापा कुछ भी हो जाए लेकिन गाड़ी किसी को नहीं देनी। मेरे कजन को एक बार जरूरत पड़ी कि मुझे स्कूटी चाहिए, कहीं जाना था उसको। मैंने कहा भाई लेके तो जा, लेकिन 40-40 किलो वजन के 2 लोग बैठना, इससे ज्यादा वजन वाले लोगों को मत बैठाना, और 40 की स्पीड से आगे मत भागना। और अगर गड्ढा या कीचड़ आए, अगर कहीं गड्ढा या कीचड़ आ जाए तो उठकर के पैदल जाना, लेकिन स्कूटी को कीचड़ में, आप जानते हैं इतना ज्यादा पजेसिव क्यों थी अपनी स्कूटी को लेकर?
क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली थी। अगर आपको कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं या नहीं हो जाते? यस और नो? मेरे साथ भी वही हाल हो गया। जीवन में पहली बार, और वो भी नई स्कूटी। हमारे घर में तो नई कोई चीज़ आई ही नहीं। मेरे पापा हम लोगों को इनके लिए बोला करते थे तुम लोग कबाड़ी हो। जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ खरीद कर उसको खुद चला के अपने शौक अपने मजे पूरे कर लेता था और वो बेचता था तो हम लोग सेकेंड हैंड चीजें खरीद लिया करते थे। ये हमारी हालत थी और मेरे पापा ने नाम क्या रख दिया था? कबाड़ी। तो देखिए, पहली कार वेस्टीज से पहली कार जो मैंने ली टाटा बोर्ड 7,14,000 की और न्यू ब्रांड कार ली। पहली कार। जब ये कार शोरूम से बाहर आई तो मुझे विश्वास नहीं था कि ये कार मेरी है। उत्तम सर ने बोला ले जाओ सुरभि तुम्हारी है। मैंने कहा सर जांच के अंदर पता कर लीजिए, वापस मांगने घर तो नहीं आएंगे दोबारा। क्योंकि वो गाड़ी लेने तक में इतनी दिक्कतें कि मुझे तो लग रहा था मैं गाड़ी कभी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन फिर सर को अपना ITR वगैरह लगाना पड़ा था, जो क्या बोलते हैं, क्या गारंटर में। जब सर ने गारंटी ली, सारे डॉक्यूमेंट सर के भी लगे, तब जाके मुझे ये 7,14,000 की कार मिली। मेरे भाई ने मुझे गले लगाया। उन्होंने कहा आज तुमने वो काम किया है जो मैं कभी नहीं कर पाया। मैंने कहा कौन सा काम? कहता नई कार जो मैं कभी नहीं ले पाया। वेस्टीज में आने से पहले हमारे पास 2 कारें थी, एक 800 थी और एक टाटा इंडिका, दोनों सेकेंड हैंड। चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी। जहां जाते थे गाड़ी वहीं बंद हो जाया करती थी। जिसके दरवाजे जाते थे उसी से धक्के लगवाते थे और गाड़ी लेकर वापस। ऐसी स्थिति थी। लेकिन वेस्टीज ने हमारे उस स्टेटस को बदला। पहली कार 7,14,000 टाटा बोर्ड। दूसरी कार, क्योंकि उस कार का मैंने एक्सीडेंट कर दिया था, मैं लेकर जा रही थी कौशाम्बी मीटिंग करने और वो कार गई, टूट गई। मुझे दूसरी कार लेनी पड़ी। और मैं आपको बताऊं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ गाड़ी उड़ गई, चारों पहिए ऊंचे, मैं गाड़ी के अंदर। सर मुगल सराय में थे, रात को 12-1 बजे मेरे घर पहुंचे गुलदस्ता लेके, सुरभि तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे, तुम्हें दूसरा जीवन मिला है। मेरे सर पे चोटें आई थी पूरे, क्योंकि गाड़ी पूरी घूम चुकी थी, तो पूरे पीठ से लेके इतना बड़ा जर्क लगा था कि अपने से उठने बैठने में भी मुझे दिक्कत होती थी। मम्मी उठाती थी, बैठाती थी, खिलाती थी। 18 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 20 दिसंबर को लखनऊ में अवार्ड फंक्शन था। सर ने बोल दिया था कि मत जाओ, स्थिति इतनी खराब है, जब बैठ नहीं पा रही हो, उठ नहीं पा रही हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कमिटमेंट ये था कि मेरे लोगों को अवार्ड मिलेगा, मेरी टीम को ट्रॉफी मिलनी है और मुझे ये नजारा देखना है। सर ने भी मना किया, मम्मी भी रोने लगी, बहुत मना किया। लेकिन 19 दिसंबर को मैं लखनऊ पहुंची, उस अवार्ड फंक्शन को पूरा अटेंड किया और फिर वापस आई। लोगों को जरा सा स्क्रैच लग जाता है, छोटा सा सर्दी जुकाम हो जाए, अपलाइन का बोल आता है भाई सेमिनार में आना है, तो लोग कहते हैं सर तबीयत खराब है, सर नो। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट बड़ा है आपके बहानों से, देन यू डिजर्व सक्सेस। अदरवाइज सफलता इतनी आसानी से भी नहीं मिलती। अगर मिलती तो आपका पूरा मोहल्ला क्राउन डायरेक्टर से भरा होता है। मैं और मेरे बड़े भाई लखनऊ अवार्ड फंक्शन, ये कार लास्ट ईयर ली फॉर्च्यूनर 42 लाख की टॉप मॉडल। ये कार मेरे भाई की है जो उन्होंने 1 साल के अंदर ली थी। मारुति सियाज 12 लाख रुपए की। और ये लाल परी जो हर किसी का सपना होता है, लाल परी। क्योंकि बाकी कारों से जाते हैं तो लोग देखते नहीं कौन जा रहा है, इसमें बैठ के जाते हैं तो हर व्यक्ति आगे वाला भी पीछे वाला भी बार बार देखता है। सब लोग अभी 2 दिन पहले पनीर खरीद रही थी तो वहां पे एक मैडम खरीद रही थी, उनका छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का। कहता वाह ऑडी, और वो आके उसमें फोटो से सेल्फी लेने लगा कैमरे से। उसकी मम्मी ने उसे डांटा कि इधर आओ, कहता है मम्मा ऑडी है। और मैं आपको रिसेंटली बता रही हूँ कि अभी सीजन गुजरा है शादियों का, तो जनरली लोग कार्ड देते हैं। कार्ड देने के बाद ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत खास होते तो एक रिमाइंडर कॉल कर देते हैं। सर लोग, मेरे घर में एक शादी थी, फंक्शन था, कार्ड आ गया घर में,
मेरे भाई के पास एक दिन पहले रिमाइंडर कॉल आया कि आना है। उसने कहा हाँ मुझे याद है, मुझे आना है। दोपहर में कॉल आया, वो अपने कहीं काम में बिजी था। कहाँ हो? तो उसने कहा अभी तो काम पे हूँ, शाम को आऊंगा फंक्शन में। शाम तक में सर उसके पास 10 बार और कॉल आई। तो मुझे लगा ये तो आप प्राकृतिक है। ये सर नो इतने खास भी नहीं थे कि बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन जब 10 बार कॉल आई, वो फंक्शन में गया, फिर लौटा और मैंने पूछा कि इतनी ज्यादा बार कॉल क्यों आई। तो उसने बताया कि जहां पर लड़की का रिश्ता हुआ है, उन्होंने अपने जिन लड़के वालों से रिश्ता हुआ है उनको ये बताया था कि हमारे परिवार में लोग ऑडी कार से चलते हैं। अब ये बात तो उन्होंने बता दी, उन्हें ये लगा कहीं हमारी बात झूठी ना साबित हो जाए, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को कई बार कॉल किया। वो पहुंचा ऑडी लेकर, और पूरे वो लोग जो उस प्रोग्राम में पहुंचे थे उन्होंने गाड़ी के साथ सेल्फी ली, और साथ ही साथ उनको ये भी लगा कि मैंने जो बोला था, मैंने जो इनको बताया था कि हमारे परिवार में लोग इस कार से चलते हैं, वो बात भी इनकी सच साबित हुई। तो ये जलवा है इस कार का। और आज घर के बाहर ऐसा नजारा होता है। आज वेस्टीज में आने से पहले एक स्कूटी थी, 2 सेकेंड हैंड कारें थी जो सिर्फ दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आने वाले लोग ये कहते थे इनके घर में भी कार है, बस इतनी बात, चलती नहीं थी। लेकिन आज की बात करूं तो ब्लैक, रेड, 2 व्हाइट, 4 कारें हमेशा दरवाजे पर है। एक मैं, गौरव सर और मेरा छोटा भाई लेकर निकल भी जाए तो भी एक एक्स्ट्रा कार घर पे हमेशा रहती है कि मम्मी को कहीं जाना है, पापा को कहीं जाना है, तो वो भी कार से जा सकते हैं। आप भी चाहते हैं आपके दरवाजे पर इतनी कारें लगी हो? चाहते हैं? मैंने तो देखा है लोग एक कार खरीदते हैं और कार का कवर जरूर खरीदते हैं, कवर, ये सब नो, और उसको इतने अच्छी तरीके से तय करके उसे कवर करते हैं जैसे कि इसे जीवन में कभी निकालना, दुल्हन की तरह सजाकर पैक करके रखते हैं। महीने में 1 बार, साल में 2 बार निकलती है, ये सब नो, लेकिन ये कारें लगातार डेली पर डे। और ये है वेस्टीज की बदौलत। वेस्टीज में आने से पहले देख पा रहे हैं, दिख रहा है, जब मैं वेस्टीज में नहीं थी और जब मैं वेस्टीज में आई, दोनों में ही हूँ। ये गरीब सुरभि है करोड़पति सुरभि है, और ये करोड़पति वाली सुरभि है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इधर वाले कॉलम से निकलकर इधर आ जाएं, तो आज बिल्कुल सही बिजनेस की मीटिंग में आ गए हैं, आज बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ गए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। एक दिन जब वो स्कूल से आई, उसने देखा कि उसके फादर सिगरेट पी रहे हैं। उस लड़की ने अपने बैग को किनारे फेंका सोफे पर, अपने पापा के पास गई, सिगरेट को खींचा और खींच के जमीन पर फेंक दिया। ऐसी बदतमीजी उस लड़की ने पहले कभी नहीं करी थी। उसके फादर ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, और जब उसे गुस्सा आया तो उसने अपनी बेटी को बोला कि क्या बदतमीजी है। वो लड़की अपने पापा की आंखों में आंख, पापा सिगरेट नहीं पिएंगे। उसके फादर ने बोला लेकिन मैं तो हमेशा से पीता आया हूँ, आज ही क्यों? उसने कहा पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन आज स्कूल में क्लास में मेरी मैडम ने बताया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, और मैं चाहती हूँ पापा कि मेरा कन्यादान आप करें। ये एक रियल इंसिडेंट है। एक फादर ने अपने इंटरव्यू में जब ये बात बताई, उसने कहा इसके पहले भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत बार बोला था कि सिगरेट मत पियो, मेरे फ्रेंड्स ने बोला था, मेरे पेरेंट्स ने बोला था, लेकिन उस दिन मेरी बेटी ने जब मुझे ये बात बोली, मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, क्योंकि मेरी बेटी का कन्यादान करना अब ये उसका सपना नहीं था, वो मेरा सपना बन चुका था। और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी सिगरेट को हाथ